हेलो एवरीवन, जैसा आप टाइटल देख चुके होंगे, हम सोल्व कर रहे थे जेट ICAR PHU के सोल्व पेपर के बारे में, जिसका पार्ट नंबर सेकंड ईयर रहने वाला है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो राइट हैंड साइड ऊपर साइड आपको आई बटन दिख रहा होगा, तो आई बटन पर जैसे ही क्लिक करोगे वहाँ पर आपको पार्ट फर्स्ट देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से आप पार्ट फर्स्ट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलो आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे को नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, राष्ट्रीय बीज अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। अर्थात जो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन था, ठीक है, NSC अर्थात नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है, तो इसको कब पारित किया गया था ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से पाएंगे 2002 में, 1966 में, 2013 में, फिर 2004 में। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है, A, B, C या फिर D। जल्दी से बनाएंगे कि NSC अर्थात नेशनल सीड कॉर्पोरेशन को कब पारित किया गया था, 2002 में, 1966 में, 2013 में या फिर 2004 में। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट करिए। यहाँ अगर आपसे पूछता है NSC अर्थात नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, तो इसको पारित किया गया था 1966 में। कब किया गया था, 1966 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे, एक मानव शक्ति कितनी अश्व शक्ति के बराबर होती है। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बताइए कि एक मानव शक्ति कितनी अश्व शक्ति के बराबर होती है। 0.1, 0.5, 1.0 या फिर 10 अश्व शक्ति के बराबर होती है। जल्दी से पाएंगे एक मानव शक्ति कितनी अश्व शक्ति के बराबर होती है। ऑप्शन से देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बताइए, A, B, C या फिर D। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है। तो जिसने भी A कमेंट किया है उसका राइट आंसर, क्योंकि अगर आप सोचते हैं एक मानव शक्ति कितनी अश्व शक्ति के बराबर होती है, तो ये होती है 0.1 अश्व शक्ति के बराबर। कितनी होती है यार, 0.1 अश्व शक्ति के बराबर होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे, एनीमोमीटर द्वारा क्या नापा जाता है, अर्थात किसको मेजर किया जाता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम, एनीमोमीटर यूज़ कर रहे हैं। तो एनीमोमीटर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, वायु दाब को मेजर करने के लिए, वायु गति को मेजर करने के लिए, वायु की दिशा को मेजर करने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से पाएंगे यार, हाँ एनीमोमीटर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, किसको मेजर करने के लिए किया जाता है, वायु दाब को, वायु गति को, वायु की दिशा को, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है। ऑप्शन देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बताइए। तो जिसने भी कमेंट किया है सेकंड, उसका राइट आंसर, क्योंकि अगर बात किया एनीमोमीटर, तो यार हाँ एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है विंड को, स्पीड को मेजर करने के लिए। किसका प्रयोग किया जाता है यार, विंड स्पीड को मेजर करने के लिए। वायु गति का प्रयोग, यानी वायु गति को मेजर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ यार हाँ इसका भी आपको जरूर ध्यान रखेंगे, जो विंड की साइड होती है, विंड वाला साइड जिसे बोला जाता है। ठीक है, तो यार हाँ विंड की दिशा किसके द्वारा किया जाता है, तो यार विंड वैन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है यार हाँ, अगर बात की जाए वायु की दिशा किसके द्वारा कैलकुलेट की जाती है, अर्थात किसके द्वारा मेजर की जाती है, तो विंड वैन के द्वारा की जाती है, विंड वैन के द्वारा। और अगर बात किया विंड स्पीड, तो विंड स्पीड को कैलकुलेट किया जाता है, मेजर किया जाता है एनीमोमीटर के द्वारा। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको पूछा जाता है वायु स्पीड, तो वायु की जो गति होती है इसको मेजर किया जाता है एनीमोमीटर के द्वारा। और अगर आपसे होता है वायु की दिशा अर्थात विंड साइड, तो ये होता है विंड वैन के द्वारा। किसके द्वारा, विंड वैन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, खेत में जल उपयोग क्षमता, खेत में जल उपयोग क्षमता की गणना किस सूत्र से की जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है खेत की जल उपयोग क्षमता के बारे में पूछा गया है। तो जल्दी से पाएंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर्थिक उपज बटा जल उपयोग क्षमता होती है, कास्ट की लागत बटा जल उपयोग होता है, वाष्पन दर बटा जल उपयोग होता है, फिर जल उपयोग बटा आर्थिक उपज होती है। ठीक है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट क्लियर कर देता हूँ कि इन दोनों में से राइट आंसर होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ में होगा, लेकिन कौन सा होगा ये आपको पहचाना है। तो जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है। दो मैंने कमी पहले ही कर दिए हैं, तो जल्दी से पाएंगे इन दोनों में से राइट आंसर कौन सा है, अर्थात खेत में जल उपयोग क्षमता की जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, फर्स्ट या फोर्थ। जल्दी से पाएंगे, दो ऑप्शन आपके पास। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है कि आर्थिक उपज बटा जल उपयोग होता है, जल उपयोग बटा आर्थिक उपज होती है। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात करें खेत में, ठीक है, जो फील्ड की जल उपयोग क्षमता के बारे में पूछा जाता है, तो कौन सा है राइट आंसर, आर्थिक उपज बटाए जल उपयोग क्षमता। ठीक है, जल उपयोग क्षमता जो होती है ये होती है आर्थिक उपज बटाए जल उपयोग। ठीक है, कौन सा है राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि SRI तकनीक किससे संबंधित होती है। तो ये एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे SRI तकनीक किससे संबंध रखती है, गेहूँ से, चना से, धान से या फिर कपास से। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है कि SRI तकनीक। तो सबसे पहले इसकी आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से पाएंगे इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, SRI की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, अगर पहले क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं कि SRI तकनीक किससे संबंधित होती है। तो SRI तकनीक किससे संबंधित होती है, आपको पता होगा, राइस से संबंधित होती है। किससे होती है, धान से संबंधित होती है। SRI तकनीक किससे संबंधित होती है, धान से संबंधित होती है। अब बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो पहले आप बता दीजिए जल्दी से SRI की फुल फॉर्म क्या होती है। तो यहाँ अगर बात की SRI की फुल फॉर्म, तो इसकी फुल फॉर्म होती है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। क्या होती है यहाँ, इसके बारे में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको जरूर ध्यान रखना कि SRI की फुल फॉर्म क्या होती है। SRI की फुल फॉर्म होती है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। क्या होता है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन।
ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फूल गोभी में मोलिब्डेनम की कमी किस तरह की विकृति पैदा करती है। तो यार ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिला है, ठीक है, आप कोई सी भी एग्जाम देख लीजिए उसमें ये क्वेश्चन आपको परमानेंटली मिलेगा, ठीक है। मोलिब्डेनम की कमी से कौन सा रोग होता है, या फिर जो विप्टेल रोग होता है ये किसकी कमी से होता है, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, पक्का है, एक तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से बताएंगे फूल गोभी में जो मोलिब्डेनम की कमी से कौन सा रोग होता है, कौन सी विकृति हो जाती है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे कि वेप्टल होती है, पत्तियों का मोटा होता है, पत्तियों का पीलापन होता है, या फिर तने की वृद्धि रुक जाती है। जल्दी से बताएंगे यार मोलिब्डेनम की कमी का क्या इफेक्ट पड़ता है फूल गोभी पर। वेप्टाइल रोग हो जाता है, पत्तियों मुड़ जाती है, पत्तियाँ पीली पड़ जाती है, फिर तने की वृद्धि रुक जाती है। जल्दी से बताएंगे क्या इफेक्ट पड़ता है मोलिब्डेनम की कमी का। तो जैसे कि हमने अभी बता दिया था आपको एक तो कि जो मोलिब्डेनम होता है तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, मोलिब्डेनम की कमी से यार विप्टेल रोग होता है। कौन सा होता है, राइट आंसर कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन कौन सा रोग हो जाता है यार, विप्टेल रोग हो जाता है। और यहाँ ये दोनों ही टाइम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप विप्टेल रोग किससे होता है, तो यार मोलिब्डेनम की कमी से होता है। विप्टेल रोग किससे होता है, मोलिब्डेनम की कमी से होता है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आपसे यही बन जाता है कि फूल गोभी, ठीक है, यानी विप्टेल रोग किससे संबंधित होता है, विप्टेल रोग किससे संबंध रखता है, अर्थात ये कौन सा होता है यार फूल गोभी से संबंध रखता है, ठीक है। दोनों तीनों टाइम में ही ये क्वेश्चन पूछा था, लेकिन लगभग आपको ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, इसलिए आपको इसका जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में कितने एग्रो क्लाइमेटिक व कितने इकोलॉजिकल जोन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान समझना। सबसे पहले आपको बताना है एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, उसके बाद में आपको बताना है इकोलॉजिकल जोन, ठीक है। आपको ये तो पता होगा वैसे कि क्लाइमेटिक जोन्स कितने होते हैं। अगर आपको क्लाइमेटिक जोन्स पता है तो ये क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हो। तो जल्दी से बताएंगे कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स तो कितने होते हैं और कितने एग्रो इकोलॉजिकल जोन होते हैं, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे 15 होते हैं, 5 57 होते हैं, 8 32 होते हैं, फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है कि कितने तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं और कितने इकोलॉजिकल जोन्स होते हैं भारत में। जल्दी से बताएंगे 15 131 होते हैं, 5 57 होते हैं, 8 32 होते हैं, फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो अगर आपको इनमें से एक भी पता है, ठीक है, तो इजीली ये क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। तो कौन सा है राइट आंसर, जिसने भी फर्स्ट कमेंट किया है उसका राइट आंसर, क्योंकि अगर बात की जाए एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स तो कितने होते हैं, 15 होते हैं, 15 होते हैं। लेकिन अगर बात की इकोलॉजिकल जोन तो इकोलॉजिकल जोन कितने होते हैं, 131 होते हैं। कितने होते हैं यार रखा, इसके बारे में जरूर ध्यान रखा, इकोलॉजिकल जोन कितने होते हैं, 131 होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन वैसे दिया गया नहीं है हार्ड, तो इसमें आप कन्फ्यूज हो तो नहीं सकते हो। लेकिन अगर बाई चांस आपको यहाँ पर 15 देखने को मिलता है तब आप कन्फ्यूज हो सकते थे। इसलिए हाँ, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछता है एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स तो कितने होते हैं, राजस्थान में तो होते हैं 10, और अगर बात करें इंडिया की तो इंडिया में कितने होते हैं, 15 होते हैं। लेकिन अगर बात की इकोलॉजिकल जोन तो इकोलॉजिकल जोन कितने होते हैं भारत में, ये होते हैं 131 होते हैं। इस पॉइंट को आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है कि टमाटर में फलों का लाल रंग क्यों होता है। इजी क्वेश्चन है, आप सोल्व कर दोगे इसे। चलिए बताएंगे टमाटर में फलों का लाल रंग क्यों होता है, अर्थात इसका कारण क्या होता है, लाइकोपीन के कारण, कैरोटीन कारण, एंथोसाइनिन कारण, या फिर ऑक्सीजन के कारण। जल्दी बताएंगे टमाटर में फलों का लाल रंग क्यों होता है, या फिर किसके कारण होता है, किस पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है, लाइकोपीन के कारण, कैरोटीन के कारण, एंथोसाइनिन के कारण, या फिर ऑक्सीजन के कारण। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है। इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए कि टमाटर में फलों का लाल रंग किसके कारण होता है, लाइकोपीन के कारण, कैरोटीन के कारण, एंथोसाइनिन के कारण, या फिर ऑक्सीजन के कारण। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो क्या होता है टमाटर का जो लाल रंग होता है ये होता है लाइकोपीन नामक पिगमेंट के कारण। किसके द्वारा होता है, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर, क्योंकि अगर आपसे पूछता है टमाटर में लाल रंग तो ये होता है लाइकोपीन पिगमेंट के कारण। किसके द्वारा होता है, लाइकोपीन नामक जो पिगमेंट होता है इसी के कारण होता है। और अगर बात करें लाइकोपीन सबसे ज़्यादा किस टेम्परेचर पर बनता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अगर आपसे पूछता है टेम्परेचर तो यहाँ 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कितना होता है, 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के मध्य यहाँ लाइकोपीन सबसे ज़्यादा निर्माण होता है, ठीक है। अगर आपसे लाइकोपीन जो वर्णक होता है, जो पिगमेंट होता है, तो इसका सबसे ज़्यादा जो बनता है ये तब कहाँ पर होता है, अर्थात सबसे ज़्यादा जो लाइकोपीन होता है इसका सिंथेसिस किस टेम्परेचर पर होता है, तो ये होता है 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, ठीक है। इस पॉइंट को भी आपको जरूर ध्यान रखना है। और अगर मान लीजिए 21 से 23 तो ये सबसे ज़्यादा बनता है, लेकिन बाई चांस अगर ये 29 से अधिक टेम्परेचर हो जाता है तब क्या होता है, जो लाइकोपीन होता है ये बनना बंद हो जाता है, ठीक है। अगर बात करें 21 से 23 तो 21 से 23 पर तो ये सबसे ज़्यादा बनेगा। लेकिन अगर बात की जाए यानी 29 से जब टेम्परेचर अधिक हो जाता है तब क्या होता है, जो लाइकोपीन होता है ये बनना बंद हो जाता है, ठीक है। ये जो सिंथेसिस क्रिया होती है ये रुक जाती है, इसका भी आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है धान गेहूं और मूंग, धान गेहूं और मूंग फसल चक्र की चक्रीय तीव्रता अर्थात क्रॉपिंग इंटेंसिटी आपको पूछा गया है, ठीक है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी आपको निकाली है, तो जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या हुआ। आपको यहाँ पर दे रखी है 3 फसलें, धान दे रखा है, गेहूँ दे रखा है और मूंग दे रखी है, ठीक है।
और यहाँ पर आपको चक्रीय तीव्रता निकालनी है। तो जल्दी से आएंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो ऑप्शन से देख लीजिए 100, 200, 300 या फिर 400। और ये कितने में होती है यार, अगर बात की क्रॉपिंग इंटेंसिटी तो इसका क्या होता है यार, परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, इसका भी आपको जरूर ध्यान रखना। अगर आपसे क्रॉपिंग इंटेंसिटी के बारे में, तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी के प्रतिशत में कैलकुलेट किया जाता है। तो अब जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होता है। धान, गेहूँ और मूंग आपको दे रखी है। और यार हाँ, धान, गेहूँ और सबसे पहले तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे पहले तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ अगर बात की जाए क्रॉपिंग इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है जितने भी जो फलों के यानी जितनी भी जो फसल है आपके पास उनकी संख्या। ठीक है, मान लीजिए 3 है यहाँ पर, तो 3 लिख लीजिए। सबसे पहले हम फॉर्मूला को कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला को लिख लेते हैं कि जितनी भी जो फसलें हैं, ठीक है, फसलों की संख्या होती है पहले तो बटा कर देंगे जितने भी जो वर्ष में उगा रहे हैं इनको, वर्ष की संख्या मल्टीप्लाई कर देंगे 100 को। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, चक्रीय तीव्रता का फसलों की संख्या बटे वर्ष कितने में, अर्थात मान लीजिए एक बार साल में ले रहे हो आप, 2 साल में ले रहे हो, वर्षों की संख्या मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 को, क्योंकि हमको परसेंटेज में इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये तो हमारा फॉर्मूला। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसे सोल्व कर लेते हैं कि यार धान, गेहूँ और मूंग। ठीक है, यहाँ पर आपको दे रखी है धान, गेहूँ और मूंग, अर्थात 3 आपको दे रखी है और तीनों सीजन में इनको ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, इनको तीनों सीजन्स में ग्रो कर रहे हैं, अर्थात क्या हुई, वर्षों की संख्या तो 1 हुई और फसलों की संख्या कितनी हुई, 3 हुई। मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, अर्थात 300। ठीक है, तो कितनी हुई 300 बटा 1, तो 1 का भाग देंगे 300 में तो 300 ही आएगा। अतः राइट आंसर कौन सा है, थर्ड ऑप्शन। क्योंकि अगर बात किया धान, गेहूं और मूंग की, तो इनकी जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती है कितनी होती है, 300% होती है। कितनी होती है, 300% होती है। ठीक है, इसलिए ऐसे कैलकुलेट आप कर सकते हो, कोई सा भी क्वेश्चन आई तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्न में से कौन सी नस्ल भैंस की है। यहाँ पर आपसे पूछा है भैंस की कौन सी नस्ल है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना है। थारपारकर होती है, कांकरेज होती है, राठी होती है, फिर मुर्रा होती है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है कि निम्न में से कौन सी नस्ल है भैंस की है। थारपारकर होती है, कांकरेज होती है, राठी होती है, फिर मुर्रा होती है। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन से देख लीजिए, इजी क्वेश्चन है। जल्दी से बताएंगे कि कौन सी नस्ल भैंस की है, थारपारकर, कांकरेज, राठी या फिर मुर्रा। तो राइट आंसर कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन। क्योंकि अगर आपको पता होगा यार, हाँ, अगर बात किया मुर्रा, तो मुर्रा क्या होती है, एक भैंस की नस्ल होती है। क्या होती है, भैंस की नस्ल होती है। और ये तीनों से जो तीनों है ये किसकी होती है, गाय की नस्लें होती है। ठीक है, थारपारकर हुई, कांकरेज हुई और राठी हुई, ये तीनों क्या होती है, गाय की नस्लें होती है। लेकिन अगर बात की भैंस की, तो भैंस की कौन सी नस्ल होती है, मुर्रा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्न में से कि गाजरी कहाँ पर स्थित है, काजरी कहाँ पर स्थित है, अर्थात सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये क्वेश्चन भी आपको लगभग देखने को मिलता है। ठीक है, इसके भी बहुत चांस बनते हैं आपके एग्जाम में आने के, इसलिए आपको इसका भी जरूर ध्यान रखना है। अगर आपसे काजरी के बारे में, ठीक है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है ये आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से ऑप्शन देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बताइए। लखनऊ में स्थित है, झांसी में स्थित है, जोधपुर में स्थित है, फिर इलाहाबाद में स्थित है। जल्दी से बताएंगे काजरी कहाँ पर पड़ता है, अर्थात काजरी जो इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में, झांसी में, जोधपुर में, फिर इलाहाबाद में। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। काजरी कहाँ पर स्थित है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। तो क्या है इसका राइट आंसर। अगर आपसे पूछता है काजरी, तो काजरी कहाँ पर स्थित है यार, जोधपुर। जिसने भी कमेंट किया है जोधपुर उसका राइट आंसर। क्योंकि अगर आपसे पूछता है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्न में से किस जानवर के मांस को बीफ कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दे रखा है मांस का नाम क्या है, बीफ है। तो किसके बोलता है, अर्थात कौन सा ऐसा पशु है जिसके मांस को बीफ के नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। गाय के, भैंस के, कुत्ते का, फिर बकरी का। जल्दी से बताएंगे कि कौन सा ऐसा जानवर है जिसके मांस को बीफ के नाम से जाना जाता है, गाय, भैंस, कुत्ता या बकरी। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है, गाय, भैंस, कुत्ता या फिर बकरी। तो यहाँ अगर बात की जाए बीफ, तो बीफ तो किसे बोला जाता है यार, हाँ, गाय के मांस को बोला जाता है। ठीक है, गाय से जो प्राप्त होता है इसे बोला जाता है बीफ। ठीक है, और इसके साथ साथ एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए अगर आपसे पूछता है गाय का, तो गाय का तो क्या बोला जाता है, बीफ बोला जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछता है बछड़े का, ठीक है, मान लीजिए गाय का जो बछड़ा होता है, छोटा बच्चा होता है, तो उसके मांस को अगर किस नाम से जाना है ये पूछा जाता है, तो उसे बोला जाता है हम व्हील के नाम से। ठीक है, व्हील के नाम से जाना है, व्हील के नाम से भी आप मान सकते हो कि व्हील। और अगर बात की जा रहा है कि ये होता है गाय, ठीक है, गाय का जो मांस होता है इसे बोला जाता है बीफ। और अगर बात की जाए छोटा बछड़ा होता है उसे बोला जाता है व्हील। ठीक है, किस नाम से जाना है, व्हील के नाम से जाना है। ठीक है, दोनों पॉइंट को याद रखना। और अगर आप सोचते हैं भैंस, तो भैंस का क्या होता है, बफन होता है। भैंस का तो मांस क्या कहलाता है, बफन कहलाता है। अगर बात करते हैं बकरी का, तो बकरी के मांस को किस नाम से जाना है, चेवन के नाम से जाना है। ठीक है, भैंस का मांस क्या कहलाता है, बफन कहलाता है। अगर बात करते हैं गाय, तो गाय का मांस क्या कहलाता है, बीफ कहलाता है। और अगर बात करते हैं छोटा बछड़ा गाय का, उसे बोला जाता है व्हील के नाम से। ठीक है, तीनों पॉइंट क्लियर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे बलुई दोमट मृदा। ठीक है, बलुई दोमट मृदा में अधिक मात्रा में क्या पाया है, अधिक मात्रा में कौन सा कंटेंट पाया है, बालू होता है, सिल्ट होता है, चिकनी मृदा होती है, फिर कोई नहीं। बलुई दोमट मृदा में अधिक मात्रा में पाया जाता है बालू, सिल्ट, चिकनी मृदा या फिर कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट करिए कि बालू मृदा के बारे में पूछा गया है। ठीक है, बलुई दोमट मृदा होती है, तो इसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, बालू होती है, सिल्ट होता है, चिकनी मृदा होती है, फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे।
तो जिसने भी कमेंट किया है ए उसका राइट आंसर, क्योंकि अगर आपसे पूछा है बलुई दोमट मृदा, जिससे कि नाम से स्पष्ट है बलुई दोमट मृदा, अर्थात क्या होगी, सबसे ज़्यादा बालू होगी। ठीक है, नाम से स्पष्ट है बलुई दोमट मृदा, मतलब बालू इसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा वृक्ष पाले के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। अधिक संवेदनशील होता है, ये आपको बताना है कौन सा होता है। खजूर होता है, अनार होता है, खेजड़ी होता है, फिर आंवला होता है। जल्दी सुनाएंगे कि कौन सा वृक्ष पाले के प्रति अधिक संवेदनशील होता है, खजूर, अनार, खेजड़ी या फिर आंवला। जल्दी सुनाएंगे राइट आंसर क्या है। ऑप्शंस देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बताइए कि निम्न में से कौन सा वृक्ष पाले के प्रति अधिक संवेदनशील होता है, खजूर, अनार, खेजड़ी या फिर आंवला। जल्दी सुनाएंगे राइट आंसर क्या है। तो क्या है राइट आंसर इसे आ रहा। अगर आपसे पाले के प्रति अधिक संवेदनशील होता है आंवला। कौन सा होता है, आंवला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट कौन सा है। यार हाँ, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि अगर आपसे अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट, ठीक है, आपने ये तो पढ़ा होगा, एक तो होते हैं मैक्रो, एक होता है माइनर, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया यार हाँ, अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट कौन सा होता है। मैंगनीज होता है, जिंक होता है, मोलिब्डेनम होता है, फिर लोहा होता है। ठीक है, अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट केवल एक होता है। अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट केवल एक होता है, और वो कौन सा होता है वो आपको बताना है। मैंगनीज होता है, जिंक होता है, मोलिब्डेनम होता है, फिर लोहा होता है। जल्दी से कहेंगे राइट आंसर क्या है कि अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट किसे बोलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो जल्दी से कहेंगे अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट कौन सा होता है। मैंगनीज होता है, जिंक होता है, मोलिब्डेनम होता है, फिर लोहा होता है। जल्दी से कहेंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात की अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट तो कौन सा होता है, मोलिब्डेनम होता है एकमात्र। यहाँ अगर आपसे अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट कौन सा होता है तो एकमात्र होता है मोलिब्डेनम। कौन सा होता है, एकमात्र होता है मोलिब्डेनम। अगर आपसे प्राइमरी, जैसे कि हमने सुबह ही क्लियर करता है, अगर आपसे पूछता है प्राइमरी न्यूट्रेंट तो प्राइमरी कौन से होते हैं, एनपीके होते हैं। ठीक है, एनपीके होते हैं, ये होते हैं प्राइमरी न्यूट्रेंट। अगर बात करते हैं सेकेंडरी, तो सेकेंडरी न्यूट्रेंट कौन से होते हैं यार हाँ, ये होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर होते हैं। अगर बात करते हैं सेकेंडरी, तो सेकेंडरी कौन से होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर होते हैं। अगर बात करते हैं प्राइमरी कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होते हैं। और अगर आपसे पूछते हैं अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट तो कौन सा होता है, एकमात्र अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट होता है मोलिब्डेनम। क्या होता है, मोलिब्डेनम होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा 2:1 प्रकार का क्ले मिनरल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है क्ले मिनरल नहीं है, उसके बारे में पूछा गया है कि 2:1 के रेशियो में कौन सा क्ले मिनरल नहीं होता है। मोल्नाइट, केओलिनाइट, स्मेकटाइट या फिर इलाइट। जल्दी सुनाएंगे राइट आंसर क्या है कि 2:1 प्रकार का जो क्ले मिनरल होता है ये कौन सा नहीं होता है। मोल्नाइट, केओलिनाइट, स्मेकटाइट या फिर इलाइट। जल्दी सुनाएंगे राइट आंसर क्या है, कौन सा है राइट आंसर, जल्दी सुनाएंगे। तो यार अगर बात करें 2:1 के रेशियो में, ठीक है, तो 2:1 के रेशियो में ये होता है केओलिनाइट। कौन सा नहीं होता है, केओलिनाइट नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है, केओलिनाइट नहीं होता है। अतः राइट आंसर कौन सा है, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्न में से किस तत्व को 17वें आवश्यक पोषक तत्व के रूप में जोड़ा गया है। ठीक है, आपने पहले तो पढ़ा होगा 16 होते थे, लेकिन अब आपने देखा होगा 17 होते हैं, लेकिन 17 ऐड कौन सा गया था, जो जिसकी यार रिसेंटली खोज की गई थी, वो कौन सा तत्व है ये आपको बताना है। 17 आवश्यक पोषक तत्व किसको जोड़ा गया था, सिलिकॉन को जोड़ा गया था, क्रोमियम को जोड़ा गया था, निकल को जोड़ा गया था, फिर सेलेनियम को जोड़ा गया था। जल्दी सुनाएंगे राइट आंसर क्या है। जो 17 आवश्यक पोषक तत्व है ये किसको जोड़ा गया था, सिलिकॉन को जोड़ा गया था, क्रोमियम को जोड़ा गया था, निकल को जोड़ा गया था, फिर सेलेनियम को जोड़ा गया था। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है, जल्दी बताइए। एजुकेशन है कि अगर आपसे 17 पोषक तत्व तो यार हाँ कितने होते हैं, वो निकल होता है। ठीक है, अगर आपसे 17 पोषक तत्व तो कौन सा आता है, तो ये होता है निकल। कौन सा होता है, निकल होता है। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर आप हमेशा ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए आपको ऑप्शंस में 17 देखने को मिल ही नहीं रहा है, ठीक है, मान लीजिए आपको 15 देखने को मिल रहा है, 16 देखने को मिल रहा है, डायरेक्ट आपको 18 देखने को मिल रहा है और डायरेक्ट आपको 20 देखने को मिल रहा है, तब आपका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, यार हाँ 17 आपको ऑप्शन में नहीं देखने को मिल रहा है, तब तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 16 होगा। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना हमेशा, इसमें कन्फ्यूज मत होना कि अगर आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में 17 नहीं देखने को मिल रहा है तब आपका राइट आंसर कौन सा होगा, 16 ही होगा। लेकिन अगर बाई चांस आपको, ठीक है, 17 देखने को मिलता है तो 17 होगा। इजी क्वेश्चन है यार। हाँ, अगर आपको बस थोड़ा सा इतना सा ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए आपको 17 ऑप्शन में नहीं देखने को मिल रहा है तब आपका राइट आंसर क्या होगा, 16 होगा। लेकिन जब आपका यहाँ 16 और 17 दोनों जब देखने को मिल जाते हैं तब आपका राइट आंसर कौन सा माना जाएगा, 17 माना जाएगा। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन में देखने को मिल रहा है तब आपका राइट आंसर 16 होगा। लेकिन जब यहाँ 17 नहीं होगा तो राइट आंसर कौन सा है, 16 होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को यार लाइक तो कर दिया करो कम से कम, जिससे हमें भी पता चलता रहे कि आपको पता चल भी, यानी आपको पसंद आ भी रही है हमारी वीडियोज़ या नहीं आ रही है। अगर कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डिसलाइक कर सकते हो। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आती है यार, वीडियो को लाइक कर दिया करो। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक और आपकी प्रॉब्लम थी सब्सक्राइबर से संबंधित कि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आते हैं,
ठीक है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आते हैं। कितने स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं टाइम क्या है, तो या तो आपने मान लीजिए चैनल को सब्सक्राइब तो कर रखा है, लेकिन जो पास में बेल आइकन है, ठीक है, एक घंटे का साइन दिख रहा होगा आपको, देखना है कि सब्सक्राइबर जस्ट पास में आपको दिख रहा होगा घंटे का साइन, तो उसे ऑल पर जल्द दबा देना। ठीक है, ऑल पर जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो आपके जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाएगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इसलिए एक सेटिंग जरूर कर लीजिए कि जो सब्सक्राइबर का पास का जो बेल आइकन है उसे ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, जिससे आपकी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, कहाँ पर करना है, जो बेल आइकन है अर्थात जो घंटे का आइकन है उसे ऑल पर दबा देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्न में से किस मर्दा में बड़े पोर स्पोर्स पाए जाते हैं, ये आपसे पूछा गया। अर्थात सबसे ज़्यादा जो बड़े पोर स्पोर्स होते हैं, पोर स्पोर्स मतलब जो बड़े रंध्र होते हैं, वो किस में पाए जाते हैं? चिकनी में पाए जाते हैं, बलुई में पाए जाते हैं, दोमट में पाए जाते हैं, फिर बलुई दोमट में पाए जाते हैं। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है कि निम्न में से किस मर्दा में बड़े पोर स्पोर्स पाए जाते हैं? चिकनी, बलुई, दोमट या फिर बलुई दोमट। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है कि निम्न में से किस मर्दा में बड़े पोर स्पोर्स पाए जाते हैं? चिकनी, बलुई, दोमट या फिर बलुई दोमट। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है सबसे बड़े पोर स्पोर्स तो किस में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं बालों में। ठीक है, किस में पाए जाते हैं? सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है, बालों में पाए जाते हैं। किस में होते हैं यार? बालों में सबसे ज़्यादा होते हैं। और अगर आपसे पूछता है सबसे कम, तो सबसे कम किस में होते हैं? चिकनी में होते हैं। ठीक है, अगर आपसे सबसे बड़े पोर स्पोर्स तो किस में होते हैं? बालों में होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछता है सबसे कम, तो किस में होते हैं? सबसे कम चिकनी मर्दा में होते हैं, क्ले मर्दा में होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे निम्न में से सबसे अपक्षय प्रतिरोधी है। निम्न में से सबसे अपक्षय प्रतिरोधी कौन सा होता है? ये क्वेश्चन आपको जल्दी से बताना है कि निम्न में से सबसे अपक्षय प्रतिरोधी कौन सा होता है? क्वार्टज होता है, मस्कोवाइट होता है, फेल्सपार होता है, फिर कैल्साइट होता है। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है कि निम्न में से सबसे अपक्षय प्रतिरोधी कौन सा होता है? क्वार्टज होता है, मस्कोवाइट होता है, फेल्सपार होता है, फिर कैल्साइट होता है। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है। निम्न में से सबसे अपक्षय प्रतिरोधी कौन सा होता है? क्वार्टज, मस्कोवाइट, फेल्सपार या फिर कैल्साइट। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट आंसर, क्योंकि अगर आप सबसे अपक्षय प्रतिरोधी तो कौन सा होता है? क्वार्टज होता है। कौन सा होता है? क्वार्टज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है, निम्न में से पोटास का अच्छा स्रोत होता है। निम्न में से पोटास का अच्छा स्रोत होता है। अतः सबसे ज़्यादा पोटास किस में पाया जाता है? रॉक फास्फेट में पाया जाता है, बेसिक स्लैग में पाया जाता है, बोन मील में पाया जाता है, फिर फ्लाई एश में पाया जाता है। ऑप्शंस को सही से देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बताएंगे कि पोटास का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? रॉक फास्फेट होता है, बेसिक स्लैग होता है, बोन मील होता है, फिर फ्लाई एश होता है। जल्दी सुनाएंगे राइट आंसर क्या है कि पोटास सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी सुनाएंगे तो कौन सा है आपका राइट आंसर? फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, जिसने भी कमेंट किया है फोर्थ उसका राइट आंसर, क्योंकि अगर आप पोटास की मात्रा, तो पोटास सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है फ्लाई एश में। किस में होता है? फ्लाई एश में होता है, इन सभी के बजाय। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? फ्लाई एश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सा मर्दा ऑर्डर? ठीक है, यहाँ पर आपसे गण के बारे में पूछा गया है, मर्दा ऑर्डर के बारे में पूछा गया है कि भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा क्षेत्र में कौन सा मर्दा ऑर्डर है, आपको ये बताना है। इंसेप्टिसोल होता है, एरेडिसोल होता है, एंटीसोल होता है, या फिर वर्टिसोल होता है। जल्दी से पाएंगे कि भारत में कौन सा मर्दा ऑर्डर सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाया जाता है? इंसेप्टिसोल्स, एरेडिसोल्स, एंटीसोल्स या वर्टिसोल्स। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है कि निम्न में से कौन सा मर्दा ऑर्डर भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में पाया जाता है? इंसेप्टिसोल्स, एरेडिसोल्स, एंटीसोल्स या फिर वर्टिसोल्स। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है। यार हाँ, अगर बात की जाए भारत की, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर, जिसने भी कमेंट किया है ए उसका राइट आंसर, क्योंकि अगर आपसे भारत के बारे में, तो भारत में तो कौन सा होता है? इंसेप्टिसोल होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है भारत में, तो भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा होता है मर्दा ऑर्डर? ये होता है इंसेप्टिसोल। लेकिन अगर बात की राजस्थान में, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा कौन सा मर्दा ऑर्डर पाया जाता है? ये पाया जाता है एरेडिसोल्स। ठीक है, अगर बात की राजस्थान की, तो राजस्थान में तो कौन सा होता है? एरेडिसोल्स होता है। लेकिन अगर आपसे भारत के बारे में, तो भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर कौन सा पाया जाता है? इंसेप्टिसोल्स मर्दा ऑर्डर पाया जाता है। ठीक है, ऑर्डर के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो ऑर्डर कौन सा होता है? भारत में तो होता है इंसेप्टिसोल, और अगर बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में कौन सा होता है? एरेडिसोल्स होता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, कर्ण 3 किसकी किस्म होती है? जल्दी से पाएंगे कर्ण 3 किसकी किस्म होती है? चने की होती है, गेहूँ की होती है, जौ की होती है, फिर जई की होती है। जल्दी से पाएंगे कर्ण 3 किसकी किस्म होती है? चना, गेहूँ, जौ या फिर जई। जल्दी से पाएंगे कर्ण 3 किसकी किस्म होती है? चना, गेहूँ, जौ या फिर जई। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है। कर्ण 3 के बारे में आपसे पूछा गया है, तो किसकी होती है? जल्दी से पाएंगे चना की होती है, गेहूँ की होती है, जौ की होती है, फिर जई की होती है। जल्दी से पाएंगे किसकी होती है कर्ण 3? तो किसकी होती है? अगर आपसे कर्ण के बारे में, तो कर्ण किसकी होती है? जौ की होती है। किसकी होती है? थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी किस्म है? निम्न में से कौन सी किस्म ग्वार फसल की नहीं है? ग्वार फसल की नहीं है, सॉरी, यहाँ पर ग्वार फसल की है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि कौन सी जो ऐसी किस्म है जो ग्वार फसल की है, कि 12 होती है, नवीन होती है, कैंट होती है, फिर आज जैसे 936 होती है। यार हाँ, मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है, और वो कौन सी होती है ये आपको बताना है। ग्वार की कौन सी फसल की, यानी ग्वार फसल की कौन सी वैरायटी है
K12 होती है, नवीन होती है, कैंट होती है, फिर RGC 937 होती है। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है। मोस्ट पॉपुलर वैरायटी कौन सी होती है, राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि अगर आपसे कौन सी होती है ग्वार की, तो ये होती है RGC 937। यार हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है कि अगर आपसे पूछा जाता है RGC 937 किसकी होती है, तो ये होती है ग्वार की। अगर आपसे ग्वार की कौन सी होती है, तो RGC 936 होती है। ठीक है, इस पॉइंट का जरूर ध्यान रखना कि RGC 936 किसकी होती है, ग्वार की होती है। किसकी होती है, ग्वार की होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सी फसल की प्रारंभिक अवस्था में HCN की मात्रा अधिकतम होती है। HCN की मात्रा पूछी गई है, तो जल्दी से राइट आंसर क्या है कि HCN की मात्रा किस में होती है। बाजरा में होती है, ज्वार में होती है, ग्वार में होती है, फिर बरसी में होती है। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है कि किस ऐसी कौन सी फसल है जिसकी प्रारंभिक अवस्था में HCN की मात्रा अधिकतम होती है। बाजरा, ज्वार, ग्वार या फिर बरसी। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है। HCN की मात्रा यहाँ पर आपसे पूछी गई है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए HCN होता क्या है। ठीक है, हाइड्रोसाइनिक अम्ल होता है। क्या होता है, हाइड्रोसाइनिक अम्ल होता है, जिसे यहाँ प्रोसिक अम्ल या फिर धुरीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके 2-3 नाम होते हैं HCN के। क्या होते हैं, HCN होता है। ठीक है, जो HCN होता है ये क्या होता है, इसे धुरीन भी बोला सा है। ठीक है, तीनों पॉइंट को जरूर ध्यान रखना है, ये तीनों ही आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। HCN क्या होता है, हाइड्रोसाइनिक अम्ल होता है, इसे धुरीन के नाम से जाना जाता है और प्रोसिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, प्रोसिक अम्ल के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तीनों पॉइंट याद रहेंगे। HCN होता है तो इसे धुरीन के नाम से जाना जाता है और इसे प्रोसिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तीनों पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो ये आपसे पूछा है कौन सी फसल में पाइता है, तो किस में पाइता है, ये होता है ज्वार में। ठीक है, ग्वार में नहीं होता बल्कि किस में होता है, ज्वार में होता है। किस में होता है। ठीक है, सभी पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है DAP में नाइट्रोजन व फास्फोरस कितना होता है। DAP में नाइट्रोजन व फास्फोरस कितना होता है, आपको ये बताना है। तो जल्दी से नाइट्रोजन तो कितना होता है और फास्फोरस कितना होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको दे रखी है नाइट्रोजन की मात्रा, उसके बाद में आपको दे रखी है फास्फोरस की मात्रा। जल्दी से पाएंगे DAP में अर्थात डाई अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन तो कितना होता है और फास्फोरस कितना होता है। 18-48, 20-50, 45-20 या फिर 20-20। जल्दी से पाएंगे नाइट्रोजन और फास्फोरस का रेशियो क्या होता है। अर्थात DAP में नाइट्रोजन तो कितना पाइता है और फास्फोरस कितना पाइता है। 18-48, 20-50, 45-20 या फिर 20-20। जल्दी से पाएंगे किस रेशियो में पाइता है नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो यार हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि अगर आपसे DAP होता है अर्थात डाई अमोनियम फास्फेट होता है, तो इसमें नाइट्रोजन तो कितना होता है, नाइट्रोजन होता है इसमें 18%। कितना होता है नाइट्रोजन, इसमें होता है 18%। और अगर बात की फास्फोरस, तो फास्फोरस कितना होता है, 48% होता है। अगर बात किया DAP में नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन तो कितना होता है, 18% होता है। अगर बात की फास्फोरस, तो फास्फोरस कितना होता है, 48% होता है, 48% होता है। अतः राइट आंसर कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, जिसने भी कमेंट किया है ए, उसका राइट आंसर, क्योंकि अगर आपसे पूछता है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन तो कितना होता है, 18% होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है फास्फोरस, तो फास्फोरस कितना होता है, 48% होता है, 48% होता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है पेगिंग अवस्था किस फसल में पाई जाती है। पेगिंग अवस्था किस फसल में पाई जाती है, शकरकंद में, मूंगफली में, लोबिया में, फिर कपास में। जल्दी से पाएंगे कि पेगिंग आना या फिर पेगिंग अवस्था होती है, ये किस फसल से संबंधित रखती है। पेगिंग अवस्था होती क्या है, पेगिंग अवस्था किस में होती है, ये आपको बताना है। शकरकंद में, मूंगफली में, लोबिया में, फिर कपास में। जल्दी से पाएंगे पेगिंग क्रिया किस में होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पेगिंग अवस्था किस फसल में आती है। शकरकंद में, मूंगफली में, लोबिया में, फिर कपास में। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए पेगिंग होती है। ठीक है, पेगिंग होती क्या है, तो यार हाँ, सुइयाँ का बनना। ठीक है, सुइयाँ का बनना क्या कहलाता है, पेगिंग कहलाता है। और ये सुइयाँ किस में बनती है, मूंगफली में बनती है। अतः ग्राउंड नट से संबंधित होती है पेगिंग। और पेगिंग की क्रिया होती क्या है, सुइयाँ का बनना। ठीक है, जो मूंगफली लगती है तो शुरुआती अवस्था जो होती है उसी बोला जाता है सुइयाँ। ठीक है, जो मूंगफली होती है तो उसकी शुरुआती अवस्था क्या बोला जाता है, सुइयाँ बोला जाता है। और इस सुइयों का बनना ही क्या कहलाता है, पेगिंग बोला जाता है। ठीक है, सुइयों का बनना ही क्या कहलाता है, पेगिंग कहलाता है। और पेगिंग किस फसल से संबंधित होती है, मूंगफली से संबंध रखती है। ठीक है, सभी पॉइंट क्लियर है। अब एक और बात देख लीजिए इसे, अगर आपसे पेगिंग क्या होती है, तो पेगिंग क्या होती है, सुइयों का बनना। सुइयाँ क्या होती है यार, जो मूंगफली होती है इनकी शुरुआती अवस्था को सुइयाँ बोला जाता है। और इन सुइयों का बनना क्या कहलाता है, पेगिंग बोला जाता है। और पेगिंग किससे संबंध रखती है, ग्राउंड नट या मूंगफली से संबंध रखती है। ठीक है, सभी पॉइंट क्लियर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है बीकानेर किस जोन में आता है। बीकानेर किस जोन में आता है, आपको बताना है। जल्दी से पाएंगे कि जोन फर्स्ट सी में, जोन फर्स्ट बी में, फर्स्ट ए में या फिर फोर्थ में। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है कि बीकानेर क्षेत्र है। तो बीकानेर किस में रखा गया है, जोन फर्स्ट सी में रखा गया है, फर्स्ट बी में रखा गया है, फर्स्ट ए में रखा गया है, फिर फोर्थ में रखा गया है। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है। जल्दी से पाएंगे कौन सा होता है, यानी बीकानेर को किस जोन में रखा गया है, या फिर इसे आप ऐसे मान सकते हो सबसे बड़ा जोन कौन सा है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एक हिंट दे देता हूँ कि सबसे बड़ा जोन कौन सा होता है। सबसे बड़ा जोन कौन सा होता है, ये अगर आपको जानते हो तो वही इसका राइट आंसर है। तो जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है कि बीकानेर किस जोन में आता है। तो कौन सा है राइट आंसर, सबसे बड़ा जो जोन होता है वो कौन सा होता है, फर्स्ट से होता है। राइट आंसर कौन सा है, फर्स्ट सी, क्योंकि यहाँ बीकानेर किस में आता है, फर्स्ट सी में ही आता है। और सबसे बड़ा जोन कौन सा होता है, वो भी फर्स्ट सी ही होता है। ठीक है, अगर आपसे सबसे बड़ा जोन, तो सबसे बड़ा जोन कौन सा होता है, फर्स्ट सी ही होता है।
ओके, सभी पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा पेड़ राजस्थान का कल्पवृक्ष कहलाता है? राजस्थान का कल्पवृक्ष नाम से जाना जाता है। नेम होता है रोएड़ा, होता है खेजड़ी, होता है फिर कोमोटा होता है। जल्दी से राइट आंसर क्या है कि निम्न में से कौन सा पेड़ राजस्थान का कल्पवृक्ष कहलाता है? नीम, रोएड़ा, खेजड़ी या फिर कोमोट। जल्दी से राइट आंसर क्या है? ऑप्शंस देख लीजिए, उसके राइट आंसर बताइए। राजस्थान का कल्पवृक्ष किसे बोला जाता है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान का कल्पवृक्ष किसे बोला जाता है? तो किसे बोला जाता है? खेजड़ी को बोला जाता है। प्रोसोपिस सिनेरे इसका बोटनिकल नेम होता है। क्या होता है? अगर आपसे खेजड़ी, तो खेजड़ी का नाम ही होता है राजस्थान का कल्पवृक्ष। क्या होता है? अगर आपसे राजस्थान का कल्पवृक्ष किसे बोला जाता है? तो राजस्थान का कल्पवृक्ष बोला जाता है खेजड़ी को। और अगर आपसे खेजड़ी का वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो इसका बोटनिकल नेम होता है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। क्या होता है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया होता है। क्या होता है? अगर आपसे खेजड़ी का, तो खेजड़ी का बोटनिकल नेम क्या होता है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया होता है। क्या होता है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया होता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन और बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्न में से कास्टिक सोडा कौन सा होता है? कास्टिक सोडा के बारे में आपसे पूछा गया है। जल्दी से कास्टिक सोडा क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है, फिर कैल्शियम नाइट्रेट को बोला जाता है। जल्दी से कि कास्टिक सोडा क्या होता है? कास्टिक सोडा का केमिकल नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, फिर कैल्शियम नाइट्रेट होता है। जल्दी से राइट आंसर क्या है? कास्टिक सोडा होता है क्या है? NaOH होता है, KOH होता है, NH4OH होता है, फिर कैल्शियम नाइट्रेट होता है। जल्दी से राइट आंसर क्या है? तो यहाँ अगर बात की है कास्टिक सोडा, तो क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस नाम से जाना है? कास्टिक सोडा के नाम से जाना है। किस नाम से जाना है? कास्टिक सोडा के नाम से जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उठते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है नाइट्रोजन पौधे द्वारा किस रूप में ग्रहण किया जाता है? नाइट्रोजन है, तो इसको पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं, ये आपको बताना है कि नाइट्रोजन द्वारा, जो यार नाइट्रोजन होता है, ये पौधे द्वारा किस रूप में ग्रहण किया जाता है, किस फॉर्म में ग्रहण किया जाता है? जल्दी से नाइट्रेट रूप में, अमोनियम रूप में, नाइट्रेट व अमोनियम रूप में, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कि पौधे होते हैं ये नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट, अमोनियम, नाइट्रेट व अमोनियम, फिर कोई नहीं। जल्दी से राइट आंसर क्या है कि नाइट्रेट, अमोनियम, या फिर नाइट्रेट व अमोनियम, या फिर कोई नहीं। जल्दी से राइट आंसर क्या है? A, B, C या फिर D? जल्दी से राइट आंसर क्या है? सोच समझ के आंसर देना कि नाइट्रोजन यहाँ पर आपसे पूछा है पौधे द्वारा किस रूप में ग्रहण किया जाता है। तो कौन सा है राइट आंसर? जिसने भी कमेंट किया है सी, उसका राइट आंसर। क्योंकि अगर आपसे पौधे द्वारा, तो पौधे द्वारा यहाँ रखना नाइट्रोजन को सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्ट किया जाता है, ये कैसा है? नाइट्रेट व अमोनियम रूप में कैसा है। लेकिन अगर आपसे पूछता है, ये याद रखना कि अगर मान लीजिए सामान्यतः है, ठीक है, सामान्यतः अगर आपसे पूछता है कॉमनली, यानी कॉमन, या फिर सामान्यतः अगर आपसे पूछता है पौधे किस, यानी कौन सा फॉर्म में अगर आपको एक्सेप्ट करता है, या फिर नाइट्रोजन है इसे किस रूप में ग्रहण करता है, तो इसे करता है नाइट्रेट के रूप में। ठीक है, जो सामान्यतः करता है ये तो करता है नाइट्रेट के रूप में, लेकिन वैसे करता है दोनों में है। लेकिन अगर आपसे सामान्यतः या फिर सबसे ज़्यादा किस रूप में ग्रहण करता है, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है, तब आपका राइट आंसर क्या होगा? नाइट्रेट रूप में ग्रहण किया जाता है। ठीक है, अगर आपसे सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन है ये किस रूप में ग्रहण करता है, तो किस रूप में ग्रहण करता है? नाइट्रेट रूप में ग्रहण करता है। और अमोनियम रूप में भी ग्रहण करता है। जैसे कि हमने एग्जांपल भी इसके क्लियर किए थे कि धान जो फसल होती है वो क्या करती है? नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करती है? अमोनियम रूप में ही ग्रहण करती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जाए निम्न में से कौन सा उर्वरक एमाइड एवं कार्बनिक उर्वरक के रूप में जाना जाता है? ये क्वेश्चन हमने कल ही सोल्व किया था, ये क्वेश्चन में आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो जल्दी से निम्न में से कौन सा उर्वरक एमाइड एवं कार्बनिक के रूप से जाना जाता है? जल्दी से सोडियम नाइट्रेट को बोला जाता है, अमोनियम नाइट्रेट को बोला जाता है, यूरिया को बोला जाता है, फिर कैल्शियम सल्फेट को बोला जाता है। जल्दी से ऐसा कौन सा उर्वरक है जिसमें एमाइड और कार्बनिक उर्वरक, ठीक है, इन दोनों पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि एमाइड होता है और कार्बनिक उर्वरक भी होता है। वो कौन सा उर्वरक होता है? सोडियम नाइट्रेट होता है, अमोनियम नाइट्रेट होता है, यूरिया होता है, फिर कैल्शियम सल्फेट होता है। जल्दी से राइट आंसर क्या है? इस सूत्र से आप समझ जाओगे। वैसे इस NH2 होता है, CONH2 होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो किसका होता है? ये होता है यूरिया का। अर्थात यहाँ ये जो बॉन्ड होते हैं NH2 बॉन्ड होते हैं, ये तो क्या होता है? एमाइड होते हैं। ठीक है, और कार्बनिक उर्वरक क्या है? अर्थात CO है यहाँ पर, तो ये क्या होता है? कार्बनिक उर्वरक भी होता है। अर्थात राइट आंसर कौन सा है? अगर आपसे एमाइड और कार्बनिक उर्वरक के रूप में किसे जाना है, तो कौन सा होता है? यूरिया होता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो कि NH2 CONH2 बॉन्ड को यह एमाइड के रूप में जाना है, और ये CO होता है, ये क्या होता है? कार्बनिक उर्वरक होता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। अगर आप सोचते हैं एमाइड और कार्बनिक उर्वरक, तो कौन सा होता है? यूरिया होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे मौसमी परिवर्तन क्या कहलाते हैं? मौसमी परिवर्तन क्या कहलाते हैं? जल विज्ञान, मौसम विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताएंगे मौसम परिवर्तन क्या कहलाते हैं। नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। जल्दी से कमेंट करेंगे कि मौसमी परिवर्तन क्या कहलाते हैं। जल विज्ञान, मौसम विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, फिर कोई नहीं। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो इसी क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछते हैं मौसम परिवर्तन तो किसमें अध्ययन किया जाएगा? मौसम परिवर्तनों का अध्ययन किया जाएगा मौसम विज्ञान में। ठीक है, इसे बोला जाता है क्लाइमेटोलॉजी। वेदर साइंस बोला जाता है। ठीक है, ये क्लाइमेट अलग होते हैं। क्लाइमेट होता है जलवायु, और अगर यहाँ पर आपसे पूछता है वेदर, तो वेदर साइंस होती है। वेदर साइंस में आ रहा है मौसम परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हो जाएगा फली वाले पौधों में, फली वाले पौधों में वातावरणीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है? फली वाले पौधों में वातावरण नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है? एक्टिनोमाइसिस के द्वारा, राइजोबियम के द्वारा, बेसिलस जीवाणु के द्वारा, फिर माइकोराइजा के द्वारा। जल्दी बताएंगे फली वाले पौधों में वातावरणीय जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है ये किस बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है? एक्टिनोमाइसिस के द्वारा, राइजोबियम के द्वारा, बेसिलस जीवाणु के द्वारा, फिर माइकोराइजा के द्वारा। जल्दी बताएंगे फली वाले पौधों में आपको बताना है। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है, कौन सा है राइट आंसर, जल्दी बताएंगे। तो जिसने भी कमेंट किया है सेकंड उसका राइट आंसर, क्योंकि अगर आपसे पूछता है फली वाले पौधे यार हाँ लेगुमिनेसी होते हैं। ठीक है, इस पॉइंट का ध्यान रखना। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है फली वाले पौधे, तो फली वाले पौधे ही क्या होते हैं? लेगुमिनेसी क्रॉप होते हैं। ठीक है, लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं फली वाले पौधे। तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व करते हो यार हाँ, लेगुमिनेसी जो प्लांट होते हैं, लेगुमिनेसी फैमिली से जितने भी जो प्लांट डिपेंड करते हैं, जो भी यानी संबंध रखते हैं, वो सभी क्या होते हैं? राइजोबियम जीवाणु को रखते हैं। अर्थात जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कार्य किया जाता है जो दलहनी फसलों में, ये किसके द्वारा किया जाता है? राइजोबियम नामक बैक्टीरिया के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, जो भी लेगुमिनेसी की फैमिली होती है, लेगुमिनेसी फैमिली से जितने भी जो क्रॉप्स होती है वो सभी डिपेंड करती है राइजोबियम बैक्टीरिया पर। इसके द्वारा किया जाता है, उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन ये कैसा है? राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है ओरोबंकी निम्न में से किस फसल से संबंध रखता है? ओरोबंकी जो कि क्या होता है? एक प्लांट पैरासाइटिक वीड होता है। आपने पढ़ा होगा यार हाँ, ओरोबंकी क्या होता है? एक प्लांट पैरासाइटिक वीड होता है। क्या होता है? प्लांट पैरासाइटिक वीड होता है। अब ये किससे संबंधित होता है ये आपसे पूछा गया है। धान से, सरसों से, गेहूं से या फिर कपास से। जल्दी बताएंगे ओरोबंकी निम्न में से किस फसल से संबंध रखता है? धान, सरसों, गेहूं या फिर कपास। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है। एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है। ओरोबंकी निम्न में से किस फसल से संबंध रखता है? धान, सरसों, गेहूं या फिर कपास। जल्दी बताएंगे। तो राइट आंसर क्या है इसका? सेकंड ऑप्शन। ठीक है, अगर आपसे ओरोबंकी, तो ओरोबंकी का संबंध होता है सरसों से। किससे होता है? सरसों से होता है। और ओरोबंकी क्या होता है? एक प्लांट पैरासाइटिक वीड होता है। सरसों के साथ साथ आपको तंबाकू भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ आपको दोनों पॉइंट याद रखें। अगर आपसे ओरोबंकी, तो ओरोबंकी का संबंध किससे होता है? सरसों और तंबाकू से होता है। सरसों और तंबाकू से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाइग्रोमीटर का प्रयोग कैसा है? आर्द्र तापमान के लिए, वर्षा के लिए, नमी के लिए या फिर ओस के लिए। जल्दी बताएंगे हाइग्रोमीटर का प्रयोग कहाँ पर कैसा है? आर्द्र तापमान ज्ञात करने के लिए, वर्षा की मात्रा ज्ञात करने के लिए, नमी की मात्रा ज्ञात करने के लिए, फिर ओस की मात्रा ज्ञात करने के लिए। जल्दी बताएंगे हाइग्रोमीटर का प्रयोग कहाँ पर कैसा है या फिर किसके लिए कैसा है? आर्द्र तापमान के लिए, वर्षा के लिए, नमी के लिए, फिर ओस के लिए। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है। जल्दी बताएंगे राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर यानी थर्ड ऑप्शन। ठीक है, अगर आपसे हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग कैसा है? नमी की जो मात्रा होती है इसी को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो मॉइस्चर की मात्रा होती है, तो मॉइस्चर की मात्रा को डिटरमाइन करने के लिए किसका प्रयोग कैसा है? हाइग्रोमीटर का प्रयोग कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा तापमान गेहूं की बुआई एवं जमाव के लिए आवश्यक होता है? ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान समझिए कि यहाँ पर आपसे कौन सा तापमान गेहूं की सोविंग के लिए भी और जमाव के लिए भी आवश्यक होता है ये आपको बताना है। जल्दी बताएंगे कौन सा टेम्परेचर होता है? 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यकता होता है, 8 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 से 30 या फिर 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। जल्दी समझेंगे कि गेहूं की बुआई एवं जमाई के लिए कितने टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है? 20 से 25, 8 से 12, 25 से 30 या फिर 10 से 15। जल्दी समझेंगे राइट आंसर क्या है। राइट आंसर क्या है जल्दी इसका बताइए, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी बताएंगे तो कौन सा है आपका राइट आंसर? फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगर आपसे गेहूं की बुआई और जमाव के लिए तो ये होता है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रिक्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बताइए मृदा में फील्ड कैपेसिटी पर नमी, मृदा में फील्ड कैपेसिटी पर नमी कितने समय के लिए रखी थी, अर्थात कब मापी जाती है ये आपसे पूछा गया है। जल्दी सुनाएंगे। सिंचाई के 24 से 72 घंटे बाद मेजर किया जाता है, सिंचाई के 12 से 14 घंटे बाद मेजर किया जाता है, सिंचाई के तुरंत बाद किया जाता है, फिर सिंचाई से पहले किया जाता है। अर्थात फील्ड कैपेसिटी अर्थात जो क्षेत्र क्षमता होती है, फील्ड कैपेसिटी मतलब क्षेत्र क्षमता। और इस क्वेश्चन को हमने सुबह ही क्लियर किया है, तो जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। गलत नहीं होना चाहिए आपका कि फील्ड कैपेसिटी को कितने समय में कैलकुलेट किया जाता है। सिंचाई के 24 से 72 घंटे बाद, सिंचाई के 12 से 24 घंटे बाद, या फिर सिंचाई के तुरंत बाद, या फिर सिंचाई से पहले। जल्दी बताएंगे क्षेत्र क्षमता को कब कैलकुलेट किया जाता है। राइट आंसर कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, हमने सुबह ही क्लियर किया था। अगर आपसे फील्ड कैपेसिटी के बारे में, क्षेत्र क्षमता के बारे में, तो क्षेत्र क्षमता क्या होती है यार? सिंचाई के 24 से 72 घंटे के बाद जो यार मृदा में नमी शेष रह जाती है उसी को बोलता है क्षेत्र क्षमता, फिर फील्ड कैपेसिटी बोलता है। एक और बार देख लीजिए कि अगर मान लीजिए आज आपने सिंचाई की, ठीक है, सिंचाई करने के 24 से 72 घंटे के बाद मृदा में जो भी नमी रह जाती है तो उसी नमी की मात्रा को किस नाम से जाना है? फील्ड कैपेसिटी के नाम से जाना है। उसे किस नाम से जाना है? फील्ड कैपेसिटी के नाम से जाना है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है निम्न में से कौन सी फसल हरी खाद के रूप में प्रयोग की जाती है? गेहूं, लोरसन, ढैंचा या फिर धान। जल्दी बताएंगे निम्न में से कौन सी फसल हरी खाद के रूप में प्रयोग की जाती है? गेहूं, लोरसन, ढैंचा या फिर धान। जल्दी
इसके साथ साथ इस पॉइंट को आप ध्यान रखना कि यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपको, चौथा ऑप्शन दे रखा है सेकंड और थर्ड दोनों। ठीक है, यहाँ पर आपको ये बताना है कि जल्दी से बताएंगे हरी खाद के रूप में किसका प्रयोग कैसा है, गेहूँ, लोटसन, ढैंचा या फिर 2 या 3 दोनों। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या होगा, गेहूँ, लोटसन, ढैंचा या फिर 2 या 3 दोनों। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है, तो कौन सा है राइट आंसर, फोर्थ ऑप्शन है, क्योंकि अगर आपसे हरी खाद के रूप में तो यहाँ लोटसन का प्रयोग कैसा है और ढैंचा का भी प्रयोग किया जा सकता है। सर राइट आंसर कौन सा है, सेकंड और थर्ड दोनों। इसके साथ साथ यार अगर आपसे लोटसन तो क्या होता है, रेंज का होता है, लोटसन तो क्या होता है, रेंज का होता है। लेकिन अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछता है इजिप्शियन क्लोवर क्या होता है, इजिप्शियन क्लोवर क्या होता है, तो इजिप्शियन क्लोवर क्या होता है यहाँ, ये होता है बरसीम होता है। अगर आपसे पूछता है लोटसन तो क्या होता है, रेंज का होता है। और अगर आपसे पूछता है इजिप्शियन क्लोवर, तो इजिप्शियन क्लोवर के नाम से यार हम बरसीम को ही जानता है। बरसीम का सेकंड नाम क्या होता है यहाँ, इजिप्शियन क्लोवर होता है। इसलिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपसे लोटसन के बारे में पूछा जाता है, लोटसन क्या होता है, रेंज का होता है। और अगर आपसे पूछता है इजिप्शियन क्लोवर, तो इजिप्शियन क्लोवर क्या होता है, बरसीम होता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्न में से गन्ना किस परिवार से संबंध रखता है, अर्थात गन्ने की फैमिली यहाँ पर आपसे पूछी गई। तो जल्दी से पाएंगे गन्ने की फैमिली क्या होती है, ग्रेमनी, कंपोजिटी, सोलनेसी फिर टेलिएसी। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है, शुगर कैन फैमिली आपको पूछी गई है, ग्रेमनी, कंपोजिटी, सोलनेसी या फिर टेलिएसी। इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए। तो क्या होती है गन्ने की फैमिली, ये होती है ग्रेमनी। अर्थात यहाँ अगर आपसे ग्रेमनी यानी शुगर कैन की फैमिली कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, ग्रेमनी होती है। और ग्रेमनी का ही यहाँ पोएसी भी बोला जाता है, ग्रेमनी, पोएसी या फिर ग्रासिस फैमिली। इसके 3 नाम होते हैं, तीनों को आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे ग्रेमनी, पोएसी या फिर घास फैमिली अर्थात ग्रासिस फैमिली भी बोला जाता है। जो ग्रेमनी फैमिली होती है इसके 3 नेम होते हैं, एक तो होता है ग्रेमनी, एक होता है पोएसी, एक होता है ग्रासिस फैमिली। ठीक है, किसान क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि एरोइंग निम्न में से किससे संबंध रखती है, ये आपको बताना है। तो एरोइंग होती क्या है, ये आपको बताना है। जल्दी से राइट आंसर क्या है कि एरोइंग होती क्या है, एरोइंग का संबंध किससे होता है। गन्ने में फूल आने को बोलता है, गेहूं में कल्ले निकलने को बोलता है, मक्का में टेस्लिंग को बोलता है, फिर कपास में फूल आने को बोलता है। अर्थात एरोइंग होती क्या है, ये आपको बताना है। जल्दी से राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से एरोइंग होती क्या है, एरोइंग का संबंध किससे होता है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान समझिए। अगर आपसे एरोइंग के बारे में, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एरो होता है क्या है। ठीक है, एरो क्या होता है, तो एरो होता है जो गन्ना होता है आपका, तो गन्ना के जो पुष्क्रम निकलते हैं, गन्ना का जो इन्फ्लोरेंस होता है, तो इन्फ्लोरेंस को किस नाम से आना है, एरो के नाम से आना है। किस नाम से आना है, इन्फ्लोरेंस को एरो के नाम से आना है। और इन्फ्लोरेंस अर्थात एरो के निकलने की जो अवस्था होती है, निकलने के लिए जो अवस्था होती है, उसे बोलता है एरोइंग। अर्थात यार जो एरो निकलते हैं, ठीक है, पुष्क्रम निकलने की जो संपूर्ण क्रिया होती है, तो उसी नाम को जाना है एरोइंग। एरो निकलने की अर्थात जो पुष्क्रम बनने की या फिर पुष्क्रम निकलने की जो संपूर्ण क्रिया होती है, उसे नामता है एरोइंग के नाम से। अर्थात क्या होता है, राइट आंसर कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन। अर्थात यहाँ कि गन्ने में फूल आना को बोलता है एरोइंग। कौन सा है आपका राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन, गन्ने में फूल आना को ही एरोइंग के नाम से जाना है। इसके साथ साथ जो एरो होता है, ठीक है, एरो होता है, तो इसका सेकंड नाम क्या होता है, ओपन पेनिकल होता है। क्या होता है, ओपन पेनिकल होता है। इसलिए अगर आपसे पूछता है शुगर कैन का जो इन्फ्लोरेंस होता है, शुगर कैन का जो पुष्क्रम होता है, वो क्या होता है, एरो या फिर ओपन पेनिकल होता है। क्या होता है, शुगर कैन इन्फ्लोरेंस एरो या फिर ओपन पेनिकल होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपका वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो कर दीजिए एक लाइक, इस वीडियो कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट नंबर टॉप से, जब तक लीजिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।